हाई सी इंटरमीडिएट सितंबर 25 स्टूडेंट्स, आप लोगों का 4 तारीख को सी इंटरमीडिएट का पहला पेपर है और वह है एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो जो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है काफ़ी बड़ा पेपर है। पहले वाली स्कीम में जो अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स के 2 पेपर होते थे, इन दोनों को मर्ज करके एक पेपर बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम आती है कि इसमें क्या करें जिससे कि पूरा सिलेबस भी हो जाए और अच्छे से अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर लें। तो कौन कौन से चैप्टर्स को पहली प्रायोरिटी दोगे, कितना पढ़ने पे मिनिमम कितना पढ़ लेंगे पास हो जाएं, और क्या प्रायोरिटी लेके चलनी पड़ेगी पढ़ने में जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की पोजीशन में आ जाएं, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल सके। तो देखो, CA इंटरमीडिएट में जो अकाउंट्स का पेपर है, इसका अपन देखें, पास्ट एक्सपीरियंस का आइडिया लगाएं तो जो 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आधा पेपर आता है, यानी 50 से 55 नंबर का पेपर कन्फर्म आता ही आता है। तो आप अगर मान लीजिए बाकी सबको छोड़ के इनको भी कर लोगे तो उसका मतलब कि पास तो हो जाओगे। हालांकि और ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए तो अलग से और बताऊंगा मैं, लेकिन पास तो होने की पोजीशन में आ जाओगे। और उसमें एक तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन और एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन, जिसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक CFS और एक अमालगमेशन। यानी जो 4 चैप्टर बताए मैंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कैश फ्लो, रिकंस्ट्रक्शन, CFS और अमालगमेशन, 4 में से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। एक ये बायबैक और बोनस में से आता है। तो ये मान लो कि आपने ये वाला पार्ट कर लिया, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, CFS, अमालगमेशन, बायबैक एंड आपका बोनस, यानी आपका 55 मार्क्स का पेपर तो इसी में से आएगा। तो आपका पास होना तो श्योर हो जाएगा। अब आप सारी चीज़ें पढ़ने के बजाय 5 को तो ढंग से तैयार कर ही लो कम से कम। इसके बाद अब आगे के आते हैं कि बाकी रिमेनिंग चैप्टरों में किस किस में फोकस करें। तो उसमें जो फोकस करने की चीज़ है उसमें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ जाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो प्रायोरिटी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें ये मान लो कि लगभग 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 35 मार्क्स के क्वेश्चन का मतलब है कि आपका 55 प्लस यानी 90 मार्क्स का पेपर जो है उसकी स्थिति बता रहा हूँ मैं। हालांकि पेपर 118 नंबर का आता है, लेकिन उसमें मैं 90 मार्क्स तक के आसपास बता रहा हूँ। उसमें चैप्टर 4 का आपका यूनिट 1 है, इंडेक्स ES 1 है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यूनिट 3 है सेगमेंट, उसमें ES 17 है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। यूनिट 5 है यानी ES 20 EPS, ये तो है चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 का जो ES 10 है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। 13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। 16 है बोरोइंग कॉस्ट। 19 है लीज और 28 है इम्पेयरमेंट। ये ES चैप्टर 5 के हैं। चैप्टर 6 का आपका ES 15 है एम्प्लॉयज बेनिफिट। 7 में इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, और एक है टैक्स ऑन इनकम चैप्टर 7 में। तो ये जो चैप्टर हैं, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका ES 7 कंस्ट्रक्शन है और 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन है और फिर गवर्नमेंट ग्रांट है। और ये ES आपके हैं जो मतलब पहली प्रायोरिटी पे करना चाहिए। तो 5 चैप्टरों के बाद में ये पहली प्रायोरिटी पे ये कर लो। इसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पे आप करोगे, जिसमें लगभग 15-16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपका एक तो चैप्टर 2 है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर 4 का यूनिट नंबर 4 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, और 7 है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और चैप्टर 5 है, इसमें ES 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और ES 26 है इंटेंजिबल असेट, यानी ये सेकंड प्रायोरिटी के हैं। और बाकी जो रिमेनिंग है इंक्लूडिंग ब्रांच, ये आपका थर्ड प्रायोरिटी का है। अब देखो, ये मैंने 90 नंबर का इंतजाम बताया है। हो सकता है कि 85 का आ जाए, या हो सकता है कि इसमें जो मैंने पहली और सेकंड प्रायोरिटी बताई है उसमें 100 नंबर का आ जाए। लेकिन पास होना या मान लो 80 मार्क्स लाना तो कम से कम आपका पक्का है ही है। लेकिन ये मत सोचना कि यार इतने से कर लोगे तो पूरा पेपर हो जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर में से आता है। इसलिए अगर आप कुछ चैप्टर छोड़ोगे तो कुछ तो लॉस होगा।
लेकिन सारा पढ़ के और भाग दौड़ में सारा पढ़े, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कुछ हो ही नहीं, और अगर मान लीजिए अपन ने थोड़ा सा चैप्टर को कम किया लेकिन जो पढ़ा उसको अच्छा पढ़ा, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। तो ये तो होगी चैप्टर की बातें। अब प्रेजेंटेशन जो करना है आपको, वो कैसे करना है? तो अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रेजेंटेशन के चक्कर में कट जाती है। तो प्रेजेंटेशन में देखो ध्यान रखने की चीज़ें हैं, एक तो अकाउंट्स का हेड और सब हेड का नाम जो है बैलेंस शीट में हेड सब हेड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए, नामों में चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो शेड्यूल थर्ड है उसकी बैलेंस शीट उसी फॉर्मेट में और उसी ऑर्डर में बनेगी जिस ऑर्डर में आपको गिवन है, शेड्यूल थर्ड में दे रखा है उसी ऑर्डर में बनेगी। इवन आप इसमें कंपनी से रिलेटेड जनरल अकाउंटिंग, जनरल एंट्रीज वगैरह भी करोगे तो अकाउंट्स का नाम पूरा होना ज़रूरी है, जो डेबिट करोगे उसका भी, क्रेडिट करोगे उसका भी, और फिगर भी सही होने ज़रूरी है, जब जाके मार्क्स मिलेंगे। कई बार बच्चे फिगर तो सही लिख देते हैं लेकिन अकाउंट्स का नाम गलत लिख देते हैं, तो ऐसे केस में मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अब ये जो लास्ट टाइम बचा हुआ आप लोगों के पास, इसमें जो पहले पढ़ रखा है उसी को कंसोलिडेट करने का, रिवीजन करने का आपके पास टाइम है, नया चीज़ पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ये चैप्टर हो गए ये और कर लूँ, क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है इसको कंसोलिडेट करने का टाइम है। नई चीज़ों पढ़ोगे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और एग्जिस्ट चीज़ों को रिवाइज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है। ये भी ध्यान रखना है। लास्ट मोमेंट में कोई रिवीजन क्लासेज, कोई मैराथन, कोई नोट्स, कोई एडिशनल क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बैंक, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल जो चीज़ें पहले पढ़ रखी है उसी को करना है और एग्जाम में कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है। ये सब चीज़ ध्यान रखी तो आपका परफॉर्मेंस बहुत शानदार होने वाला है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।